गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देखो एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट जिस चैप्टर की बात करेंगे अपन वो है लेसन नंबर 6, जिसका नाम है फसल उत्पादन। क्या है? फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन की अपन बात करेंगे। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है, ठीक है ना। एग्रोनॉमी का सबसे मेजर चैप्टर है ये, ठीक है। 6 नंबर का चैप्टर है। कितने का है? 6 का। 6 नंबर का चैप्टर है। इसके अंदर मार्क डिवाइडेशन की यदि बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा बच्चों 4 नंबर का। कितने का आएगा? 4 नंबर का। और बाकी 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अपने कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर चलेगी। पहली यदि बात करें अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलों के अंदर अपने कौन कौन सी क्रॉप चलेगी, तो इसके अंदर चलेगी धान। कौन सी चलेगी? धान। दूसरी मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं और जौ। ये सीरियल्स क्रॉप है जो मनुष्य के खाने के लिए काम में ली जाती है। तो अनाज वाली फसलें चलेगी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं और जौ। उसके बाद दलहनी की यदि बात करें, दलहनी फसलों की यदि बात की जाए तो दलहनी में उड़द चलेगी आप लोगों के, मूंग चलेगी, मोठ, चना, अरहर और चौला। ये क्रॉप चलेगी आप लोगों के दलहनी। कौन सी चलेगी बच्चों? दलहनी। उसके बाद थर्ड यदि बात करें तिलहनी फसलों की, तो तिलहनी फसलों के अंदर सरसों, तारामीरा, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अलसी और सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये क्रॉप आपके तिलहनी चलेगी। तो उसके बाद फॉडर क्रॉप चलेगी, चारा वाली फसलें चलेगी जिन्हें पशु खाने के लिए उपयोग में लेता है, तो वो है रिजका और बरसीम। उसके बाद 5 नंबर पर रोकड़ या नकदी फसलें जिनको कहा जाता है, तो वो चलेगी। नकदी या रोकड़ फसल के अंदर पहला गन्ना, दूसरी आलू, तीसरी गंवार। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स की यदि बात की जाए, रेशेदार फसलों की यदि बात की जाए, तो जिनके द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है वो रेशेदार फसलें होती है। तो इसके अंदर चलेगी कपास और सनई, सनेम्प जिसको कहा जाता है। उसके बाद लास्ट 7वें नंबर की जो क्रॉप्स चलेगी इसके अंदर वो मसालेदार फसलें चलेगी, स्पाइसीज क्रॉप चलेगी, जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। ध्यान रख लेना बच्चों, जेट की दृष्टि से भी और अपने 12th बोर्ड की दृष्टि से भी ये जो क्रॉप्स है सारी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप लोगों के चलेगी, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। तो देखिए अपनी पहली क्रॉप की यदि बात करें, पहली जो क्रॉप है बच्चों अपने पहली मेजर क्रॉप है अनाज वाली फसलों के अंदर। अनाज वाली फसलों के अंदर यदि पहली क्रॉप की बात करें तो धान। कौन सी है? धान। धान की यदि बात की जाए तो धान का बॉटनिकल जो नेम है वो है बच्चों ओराइजा सैटाइवा। क्या है? ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा धान का बॉटनिकल नेम है। यदि इसकी कुल की बात की जाए तो बच्चों जितनी भी धान्य फसलें होती है, जो खाद्यान्न फसलें हैं होती है, वो कौन से कुल से संबंधित होती है? ग्रेमिनी कुल से संबंधित। ग्रेमिनी कुल का ही दूसरा नाम है बच्चों पोएसी। कौन सा है? पोएसी। पोएसी, ठीक है। ओरिजिन प्लेस की यदि बात की जाए, उत्पत्ति स्थान की यदि बात की जाए, तो जो धान है उसका उत्पत्ति स्थान है बच्चों इंडो वर्मा या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। यदि धान के रिसर्च इंस्टीट्यूटों की बात की जाए तो भारत के अंदर जो धान का रिसर्च, एक तो बच्चों इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कटक मनीला फिलीपींस के अंदर है। मनीला फिलीपींस। दूसरे यदि सेंटर की बात करें तो एक है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है बच्चों? कटक, उड़ीसा। कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो ये 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट है धान के। एक तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ है? मनीला फिलीपींस। एक सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। धान में बोनेपन की यदि बात की जाए, धान में बोनेपन, बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, धान में बोनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो है बच्चों डिगिवो जीन। डिगिवो जीन है वो धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उसके बाद यदि धान की अपन बात करें तो धान का जो पुष्पक्रम है
इंपॉर्टेंट है बच्चों, जेट में पहले पूछा हुआ है। धान का जो पुष्पक्रम है वो है पेनिकल। क्या कहलाता है बच्चों? पेनिकल। धान का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? पेनिकल। यदि खाद्यान्न फसलों की बात की जाए तो खाद्यान्न में जो प्रथम नंबर का स्थान आता है वो आता है धान का। किसका आता है? धान का। दूसरे नंबर पर गेहूं का आता है। उत्पादन की यदि बात की जाए, उत्पादन प्रोडक्शन की यदि बात करें तो धान का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो चीन के अंदर होता है, लेकिन दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का। किसका आएगा बच्चों? भारत का। तो ये धान के उत्पादन की यदि भारत में बात की जाए, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। दूसरी यदि बात की जाए प्रोटीन की, ओराजेनिन प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर। धान के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो ओराजेनिन है। तो देखिए बच्चों, धान का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सैटाइवा। कुल कौन सा है? ग्रेमिनी या पोएसी। उत्पत्ति स्थान की यदि बात करें तो इंडो बर्मा या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है मनीला फिलीपींस के अंदर। दूसरा यदि बात की जाए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ है बच्चों? कटक उड़ीसा। कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा। बोनेपन के लिए उत्तरदायी जो जीन है वो है डिगीवो जीन। ध्यान रख लेना बच्चों, गेहूं में बोनेपन के लिए नोरिन-10 है। कौन सा है? नोरिन-10। नोरिन-10 धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। पुष्पक्रम की यदि बात की जाए तो धान के पुष्पक्रम को कहते हैं बच्चों पेनिकल। क्या कहते हैं? पेनिकल। दूसरी बात यदि उत्पादन की करें तो भारत में इसका हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। प्रोटीन की यदि बात की जाए तो ओराजेनिन इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो यह है धान। ध्यान रख लेना बच्चों, पेनिकल। धान का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? पेनिकल। पहले जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस। कहाँ है? मनीला फिलीपींस। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की यदि बात करें तो कहाँ है? कटक उड़ीसा। कहाँ है? कटक उड़ीसा। उसके बाद यदि अपन धान की बात करें तो धान की जो खेती की जाती है, धान की खेती करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है बेटा पडलर। कौन सा होता है? पडलर। देखिए धान के अंदर पडलिंग की क्रिया, पडलिंग धान के अंदर क्या होता है बच्चों? मृदा में कठोर जो परत होती है उसको तोड़ने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं पडलिंग की क्रिया कहते हैं उसको। और इसके लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है पडलर। कौन सा होता है? पडलर। उसके बाद यदि बात करें धान की जो खेती की जाती है वो दो प्रकार से की जाती है बच्चों। एक तो करते हैं सीधी बुआई इसकी, सीधी बुआई एक करता है क्यारी विधि के द्वारा। क्यारी विधि के द्वारा इसकी करते हैं। सीधी बुआई की यदि बात करें तो सीधी बुआई के अंदर क्या करते हैं बच्चों? खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के पश्चात उसके अंदर सीधी बुआई कर दी जाती है, ठीक है ना। क्यारी विधि के अंदर क्या करते हैं? क्यारी विधि के अंदर पहले क्यारी तैयार की जाती है। क्यारी तैयार करने के बाद उसके अंदर पौध तैयार की जाती है। और पौध तैयार करने की कई विधि है, जैसे मैं बात करूं डेपोग विधि। धान की नर्सरी तैयार करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो डेपोग विधि है, जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा निकाली गई है। दूसरा क्वेश्चन जो जेट में पूछा हुआ है बच्चों, धान की नर्सरी तैयार करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो डेपोग विधि। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, धान की नर्सरी तैयार करने की ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर अन्य विधियों की अपेक्षा आधे समय में ही पौध तैयार की जाती है? तो वो है बच्चों डेपोग विधि। और इसके अंदर 11 से 13 दिन के अंदर ही पौध तैयार हो जाती है। दूसरी बात, इस विधि के अंदर मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। केले के पत्तों आदि को मृदा में बिछा लिया जाता है और उनको द्वारा पौध तैयार कर ली जाती है।
धान के लिए देखो बच्चों, जलवायु की यदि बात की जाए, जलवायु की यदि बात की जाए तो जलवायु जो है, क्लाइमेट की यदि बात की जाए तो धान के लिए उष्ण व नम जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। उष्ण व नम जलवायु उपयुक्त मानी जाती है तथा 100 से 200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा जो है उन क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है। उचित वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है तथा फसल को पकने के लिए यदि बात की जाए तो पकने के लिए भी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बच्चों सॉइल, मृदा। मृदा की यदि अपन बात करें तो धान के लिए काली मृदा, काली मटियार मृदा, जिसको ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है, काली जो मटियार मृदा रहती है वो धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी बात यदि की जाए खेत की तैयारी, खेत की जो तैयारी की जाती है दो प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं बच्चों खेत में सीधी बुआई के लिए। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, खेत को तैयार कर लिया जाता है और खेत को तैयार करने के लिए सीधे ही उसमें बीज की बुआई कर दी जाती है। दूसरी यदि बात की जाए तो रोपाई के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए खेत की तैयारी की जाती है। तो देखिए खेत में सीधी बुआई के लिए क्या करते हैं बच्चों, 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर आदि के द्वारा, देसी हल या एरो आदि के द्वारा कर ली जाती है। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। वह बुआई के 15 दिन पूर्व एक हल्की सिंचाई कर दी जाती है जिससे खरपतवार आदि उग जाते हैं और खरपतवार आदि उगने के पश्चात उसकी जुताई कर ली जाती है। तो पहली विधि तो कौन सी है, खेत में सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी करते हैं। रोपाई के लिए यदि बात की जाए तो 2 से 3 जो जुताई है वो हैरो आदि के द्वारा करके पाटा लगा करके भूमि को समतल कर दिया जाता है और 25 से 30 टन है जो गोबर की खाद मिला दी जाती है। तो इस प्रकार से अपन 2 प्रकार से तैयार कर सकते हैं खेत को। उसके पश्चात नेक्स्ट यदि बात की जाए तो उन्नतशील किस्में, क्या आएगा बच्चों, उन्नतशील किस्में। दूसरी यदि बात करें अपन उन्नतशील किस्मों की, इंप्रूव्ड वैरायटियों की यदि बात की जाए तो इंप्रूव्ड वैरायटियों की यदि बात की जाए तो ध्यान रख लेना बता, रोपाई हेतु उन्नत जो किस्में हैं वो है रत्ना, दूसरी है जया, BK79, कस्तूरी, बासमती 370, कावेरी, बासमती, माही सुगंधा। ध्यान रख लेना बच्चों, माही सुगंधा इंपॉर्टेंट वैरायटी है माही सुगंधा, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बोरवाड़ा बांसवाड़ा के द्वारा, बोरवाड़ा बांसवाड़ा के द्वारा निकाली गई किस्म है माही सुगंधा। कौन सी है, माही सुगंधा। सीधी बुआई की यदि बात की जाए तो ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जिनका सीधी बुआई हेतु उपयोग किया जाता है बच्चों। इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, ध्यान रख लेना। सीधी बुआई हेतु पूसा 2, पूसा 21 और बाला। आपको ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखनी है, पूसा 2 21 बाला, पूसा 2 21 बाला, पूसा 2 21 बाला है वो सीधी बुआई के हेतु उन्नतशील किस्में मानी जाती है। संकर किस्मों की यदि बात करें तो पंत संकर धान फर्स्ट, हाइब्रिड 10, ARS 10 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये संकर किस्में हैं। दूसरी यदि बात करें बच्चों कुछ ऐसी भी किस्में हैं, जया, धान की जया एक ऐसी किस्म है जिसको जादुई धान के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यदि की जाए तो लवण सहनशील, लवण सहनशील की यदि बात करें तो इंपॉर्टेंट वैरायटी है बच्चों लूनीश्री, और IR8। ये जो वैरायटी है वो लवणता सहनशील है किसमें, तो आप ध्यान रख लेना। ये जया किसकी प्रसिद्ध किस्म है बच्चों, धान की। किसकी है, धान की। एक PRS 10, हाइब्रिड 10 भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सीधी बुआई हेतु उन्नत किस्में कौन सी है, पूसा 2, पूसा 21 और वाला। तो आपको ये वैरायटी सारी याद होनी चाहिए। दूसरी यदि बात की जाए बीज दर,
बीज दर। बीज दर की यदि बात करें, बीज दर सीड रेट। देखो बच्चों, एक तो सीधी बुआई, एक करते हैं रोपाई विधि के द्वारा, एक संकर धान। तो देखो बच्चों, सीधी बुआई जो की जाती है, डायरेक्ट सोइंग की जाती है फील्ड के अंदर, उसके अंदर जो बीज दर रखी जाती है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। दूसरी यदि बात करें रोपाई विधि के द्वारा, तो इस विधि के अंदर पहले क्या करते हैं बच्चों, क्यारी तैयार करते हैं, क्यारियों में पौधों को तैयार किया जाता है और उसके अंदर पौध तैयार करके खेत के अंदर रोपाई की जाती है। तो रोपाई विधि के अंदर जो बीज दर रखी जाती है वो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। संकर धान की यदि बात करें तो संकर धान की जो बीज दर है वो है बच्चों 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना बच्चों। संकर धान की बीज दर कितनी है? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये थी बीज दर। क्या है? बीज दर। देखो, सीधी बुआई हेतु 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर डालेंगे, रोपाई विधि हेतु 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज डाला जाता है। उसके बाद यदि बात करें संकर धान की, तो संकर धान हेतु 15 किलोग्राम जो प्रति हेक्टेयर है वो बीज डाला जाता है। उसके बाद यदि बात करें तो बीज उपचार, बीज उपचार, बीज उपचार की अपन बात करें इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सीड ट्रीटमेंट। क्या कहेंगे? सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार के लिए क्या करते हैं बच्चों, धान के जो बीज होते हैं, धान के बीजों को 2% नमक सबसे पहले किसके अंदर डालेंगे अपन? 2% नमक के घोल में, 2% नमक के घोल में डालेंगे। 2% नमक के घोल में डालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 2% नमक के जो घोल है उसके अंदर डालने के बाद जो बीज रहता है, जो खाली बीज, जो खोखले बीज रहते हैं, खराब बीज रहते हैं, वो तैर करके पानी के ऊपर आ जाएंगे और बाकी जो ठोस बीज रहते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। 2% नमक के घोल में डालने के पश्चात बीजों को बाहर निकाल लिया जाता है और कवकनाशी रसायन कार्बेंडाजिम, कौन सा? कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम नामक फंजीसाइड जो कवकनाशी रसायन है उसके द्वारा बीज को ट्रीट कर लिया जाता है, उपचारित कर लिया जाता है और छायादार स्थान पर सुखा दिया जाता है। उसके पश्चात यदि बीज की बात करें तो बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाने के लिए या उसकी वृद्धि आसानी से हो सके, इसके लिए इसके बीज को सोडियम हाइपोक्लोराइड, किसके द्वारा? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा उनके बीजों को उपचारित कर लिया जाता है। तो ये था बच्चों बीज उपचार। क्या था? बीज उपचार। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है बच्चों, बीज उपचार का सही क्रम क्या है? बीज उपचार का सही क्रम क्या है? तो देखिए, बीज उपचार के यदि क्रम की बात करें तो FIR, बीज पर क्या करनी है बच्चों? FIR। अरे क्या करनी है? FIR। ठीक है। F फॉर फंजीसाइड, F फॉर क्या होगा? फंजीसाइड। I फॉर इंसेक्टिसाइड और R फॉर क्या होगा? राइजोबियम, राइजोबियम। देखिए, बीजों को जो उपचारित करने का जो सही क्रम होता है बच्चों वो ये होता है FIR। पहले फंजीसाइड के द्वारा, कवकनाशी रसायन के द्वारा ट्रीट किया जाता है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी रसायन के द्वारा उपचारित किया जाता है, उसके बाद राइजोबियम कल्चर के द्वारा उपचारित किया जाता है। तो बच्चों अपन ने बात कर चुके बीज उपचार तक। नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपकी बुआई का समय।
बुआई का समय, बुआई का समय, बुआई के समय की यदि बात करें तो धान की जो बुआई है वो 15 जुलाई तक कर लेनी चाहिए। वैसे भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर तीनों ऋतुओं के अंदर इसकी बुआई की जाती है, जिसको अस अमन बोरो के नाम से जाना जाता है। तो 15 जुलाई तक इनकी बुआई कर लेनी चाहिए। तो बच्चों अपन ने आज धान की बात की। धान का बॉटनिकल नेम था ओराइजा सैटाइवा, फैमिली थी ग्रेमिनी या पोएसी। उत्पत्ति स्थान की यदि बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। दूसरी अपन ने बात की थी इसके रिसर्च इंस्टीट्यूटों की। रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने थे बच्चों? 2। एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक उड़ीसा के अंदर। तो अपन ने सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की थी। उसके बाद धान का जो पुष्पक्रम था वो क्या कहलाया था? पेनिकल। क्या कहलाएगा बच्चों? पेनिकल। क्या कहलाएगा? पेनिकल। इसकी यदि मृदा की बात करें तो मृदा कौन सी थी? ब्लैक। कौन सी? ब्लैक। जो काली मृदा है वो इसकी बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो नेक्स्ट अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन, धान। ध्यान रख लेना, सब फसलों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये धान। थैंक यू।